नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। चलिए, पहला जो प्रश्न आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में बांध को राष्ट्र को समर्पित किया था। नर्मदा भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। यह बींद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के सदियों के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र भारतीय नदी है जिसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सा वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार मैंग्रोव वन पाई जाती है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी के डेल्टा में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम के द्वारा गठित एक मैंग्रोवन पथ है। सुंदरवन डेल्टा इस क्षेत्र की एक ऐसी जलवायु का अनुभव करता है जो ज्वारीय वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है। ज्वारीय वनस्पतियों में सुंदरी की वृक्ष शामिल है, जिसके नाम पर सुंदरवन और अन्य सदाबहार वन मैंग्रोवन का नाम पर रखा गया। ज्वारीय या सदाबहार मैंग्रोवन तट के किनारे और डेल्टा के किनारे पर उगते हैं। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा के उपजाऊ डेल्टा सदाबहार मैंग्रोवनों में से बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इन वनों को सबसे बड़े डेल्टा के नाम पर सुंदरवन के नाम जाना जाता है। इन वनों में सुंदरी सबसे प्रचुर वृक्ष है और ज्वारीय वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष होगला, कर्णपरशुर आदि है। 856 में अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह को 856 में कोलकाता से निर्वासित किया गया था, जब उनके राज्य के अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने अपने शेष जीवन वहां एक अच्छे भत्ते के साथ बिताया। वाजिद अली शाह 847 से 856 तक शासन किया और अवध के आखिरी नवाब थे। वो एक संगीतकार, नर्तक, कवि और नाटककार भी थे। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के जाने जाते हैं। उन्होंने लिखा था कि उनके कई काम केसर थे। अवध के नाम मूल रूप से ईरान के निसापुर के एक वंश के थे। वह मूल रूप से फारसी मूल के थे। नवाबों में ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान अवध पर शासन किया। सादत अली खान अवध के पहले नवाब थे जिन्होंने लखनऊ और फैजाबाद के साथ अवध राज्य को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 किससे संबंधित? अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने के लिए कहा था। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 39 राज्य भौतिक और अवैतिक साधनों को संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों के सभी अवस्था में ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई। अनुच्छेद 39 को निःशुल्क विधायिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 42 कार्य को न्यायिक दशा में बनाए तथा महिला को निःशुल्क पर सूती सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 उद्योग के प्रबंध में मजदूर या श्रमिकों में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 को सहकारी समिति की स्थापना 57वां संविधान संशोधन 2011 है। अनुच्छेद 14 राज्य की समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था किया जाएगा। अनुच्छेद 86 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा दिया गया। अनुच्छेद 45 में 06 से बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 को राज्य पर्यावरण संरक्षण को संवर्धन के प्रयास करेगा। 50 राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। वर्तमान में भारतीय राज्य के रक्षा मंत्री कौन है? संजय सेठ। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री पूछे तो राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री पूछे संजय सेठ। अवध विलय कब हुआ? 1856 में। सतारा 1848 में। सबलपुर 1849 में। जैतपुर 1849 में।
भगत 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1854 में, झांसी 1853 में, अवध 1856 में। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम क्या है? शिवालिक है। शिवालिक को बाहरी हिमालय कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में से एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी शिवालिक में शामिल राज्य हैं। हिमाद्री को महान या भीतरी हिमालय भी कहा जाता है। इसमें हिमालय की सभी प्रमुख चोटियां शामिल है। हिमाद्री का अर्थ बर्फ से आच्छादित। हिमालय को मध्य या लघु हिमालय कहा जाता है। यह शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच स्थित है। सह्याद्री दक्कन के पठार क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर। यह सह्याद्री पश्चिम घाट का दूसरा नाम है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 से संबंधित। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को विशेष वस्तु से संबंधित या 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति का वितरण करती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें क्या पूछा गया था बताइएगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? यह बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर को विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने तर्क दिया विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो का नीति का एक उदाहरण बन गया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू कर दिया गया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को अतः रद्द कर दिया गया। 2024 में गेहूं की कौन सी नई किस्म की तैयार की गई? वायो फोर्टिफाइड किस्म 1358। ये 2024 में गेहूं की नई किस्म की तैयारी की गई। इंडियन आर्मी के जवानों के लिए खास जूते किसने बनाए? तो IIT इंदौर ने बनाया था। महान अशोक के पोते का नाम क्या? दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य। कुणाल अशोक के पुत्र थे। बिंदुसार पुत्र सम्राट अशोक था। बिंदुसार के पुत्र अशोक था। मौर्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कब के थे? 321-22 में। ठीक है। इसका बिंदुसार 297 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। 272 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद अशोक राजगद्दी पर बैठा। 269 ईस्वी पूर्व इन्होंने राज किया था। कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में किए थे। रक्त में थ्रोम्बोसाइट का कार्य क्या है? रक्त में थ्रोम्बोसाइट का कार्य क्या? रक्त को रोकना। विटामिन के रक्त को थक्का ना बनने देना, या रक्त का थक्का बनना, सॉरी, विटामिन के का नाम है। इंदु प्रकाश किताब किसने लिखी? तो इंदु प्रकाश किताब आपका 1800 दशक के अंत में 1900 के दशक की शुरुआत बॉम्बे से प्रकाशित होने वाली एक एंग्लो मराठी पत्रिका था। 1862 में विष्णु परशुराम पंडित द्वारा स्थापित किया गया था। किस बैंक के साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत विलय के लिए दोनों बैंकों के बीच सहमति बनाई? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। श्री संजय अग्रवाल बैंक के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक के CEO है। एमूल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर। इसकी टैगलाइन चलो आगे बढ़ो। तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम ने। तंजौर का विदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम चोल द्वारा बनाया गया था। विदेश्वर मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण। विदेश्वर मंदिर तंजावुर के तमिलनाडु में स्थित। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के दक्षिणी भाग में भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा राज चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया। इसे दक्षिण मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ दक्षिण मेरू। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।